कानून का विद्यार्थी, टीचर, एडवोकेट, जज, जूरिस्ट सबका यदि किसी एक ही टॉपिक में बराबर इंटरेस्ट होता है तो वह टॉपिक निश्चित ही क्वैशिंग ऑफ ए क्रिमिनल केस होता है। कैसे एक पूरे केस को केवल कलम के एक स्ट्रोक से खत्म किया जा सकता है, यह देखना और इसको सीखना बिल्कुल अद्भुत है। इसके लिए पिटिशनर्स को, उसके एडवोकेट्स को और उस कोर्ट की जज, इन सभी को फिलोसोफर्स, एनालिटिक्स और इन सब के ऊपर जूरिस्ट होने की एक साथ जरूरत होती है। अभी 7 अगस्त 2023 को 3 जजों की बेंच ने एक क्वैशिंग पिटीशन में एक महत्वपूर्ण ऑर्डर पारित किया है और अगले ही दिन उसी बेंच के एक जज की अध्यक्षता में बनी दूसरी बेंच ने क्वैशिंग वाले 7 मामलों को निपटाया है और पिटिशनर्स को रिलीफ दिया है। जो 7 अगस्त वाला केस था, यह केस था मानिक बी वर्सेस कडपाला श्रेयस रेड्डी। यह क्रिमिनल अपील थी जो SLP क्रिमिनल नंबर 2924 और 2023 में अराइज हुई थी। जस्टिस BR गवई, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस PK मिश्रा की बेंच ने इसे 7 अगस्त 2023 को पारित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि बिल्कुल शुरुआत में ही यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि सेक्शन 482 CRPC में क्वैशिंग के लिए तथा सेक्शन 228 CRPC में डिस्चार्ज के लिए जिन जिन कानूनी बातों की जरूरत होती है वे दोनों अलग अलग होती हैं। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि सेक्शन 482 CRPC में क्वैशिंग करने के लिए कोर्ट के द्वारा एक मिनी ट्रायल सुनवाई के दौरान नहीं चलाया जा सकता है। ऐसा नहीं किया जा सकता है कि केस के गुण दोषों की जांच की जाए और यह देखा जाए कि इस केस की गवाहियों से, इसके मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड से यह केस वास्तव में घटित होता हुआ दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। ऐसा नहीं किया जा सकता कि किस गवाह की बात विश्वसनीय है और किसकी बात अविश्वसनीय है। क्वैशिंग के उद्देश्य से गवाहों की विश्वसनीयता को आधार नहीं बनाया जा सकता है। इस वर्तमान केस में अर्थात मानिक बी वर्सेस कडपाला वाले केस में क्वैशिंग पिटीशन के ऊपर सुनने वाली बेंच के जज ने पूरे केस के तथ्यों यानी कि फैक्ट्स का आकलन किया था। कौन से जज? जो कि हाई कोर्ट में इसका सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने हर एक गवाह उसके सेक्शन 161 CRPC के बयानों का विश्लेषण किया था कि उस केस को क्वैश किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। उस कोर्ट ने, जो कि हाई कोर्ट की एक सिंगल जज बेंच थी, उसने यह बात भी ध्यान में नहीं रखी कि सेक्शन 161 CRPC के बयान किसी गवाह के सच्चे बयान नहीं होते हैं, बल्कि वे केवल ऐसे बयान होते हैं जो गवाह से बातचीत के आधार पर पुलिस आईओ के द्वारा अपनी याददाश्त के आधार पर लिखे गए होते हैं। आप लोग जानते होंगे 164 के बयान बिल्कुल सच्चे बयान होते हैं। वे इनफैक्ट वही बयान होते हैं जो एक गवाह एक मजिस्ट्रेट के सामने जाकर बयान देता है, जबकि 161 के बयान ऐसा नहीं होता। पुलिस आईओ उससे पूछता है कि आप क्या जानते हो, गवाह पुलिस आईओ को बताता है और पुलिस आईओ उसके बाद अपनी याददाश्त के आधार पर जो भी रिकॉर्ड करता है वह सेक्शन 161 का बयान बन जाता है। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि यह गवाह विश्वसनीय है या नहीं है, इसको तय करने के लिए पहले उस गवाह का एग्जामिनेशन इन चीफ रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और इसकी विधि है। ऐसे नहीं कि कभी भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद उस गवाह को आरोपी के द्वारा क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा और उस क्रॉस एग्जामिनेशन को भी रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। गवाह की विश्वसनीयता को जांचने का यही एकमात्र कानूनी रास्ता है कि उसके एग्जामिनेशन इन चीफ को और उसके क्रॉस एग्जामिनेशन दोनों को साथ साथ रख के जांचा जाए। क्वेश्चन के दौरान हाई कोर्ट के द्वारा अपना जुरिस्डिक्शन अंडर सेक्शन 482 इस्तेमाल किए जाने के समय किसी गवाह की विश्वसनीयता किसी भी कानून के तहत तय नहीं की जा सकती है और यदि हाई कोर्ट ने ऐसा किया है तो वह कानून के बाहर की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि सेक्शन 302 आईपीसी जैसे गंभीर मामलों में सेक्शन 482 सीआरपीसी के अंतर्गत किसी भी किस्म की छेड़छाड़ लगभग नहीं की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि 302 का केस हुआ और आप उसे उठाकर हाई कोर्ट के सामने ले आए कि लाइए साहब इसको क्वैश कर दीजिए।
ऐसे गंभीर मामलों में जो 302 के हों, 376 के हों या इसी जैसे दूसरे गंभीर मामले हों, वहां सेक्शन 482 सीआरपीसी का उपयोग केवल उन्हीं मामलों में किया जा सकता है जिनमें पूरे केस को देखने के बाद भी आरोप पूरा होता हुआ दिखाई ना देता हो। हम आपको बताते हैं ये ऐसे मामले होते हैं जैसे किसी ने कहा कि गुलशेर के कत्ल का आरोप लगा है, लेकिन जब जांच की गई तो पाया गया गुलशेर तो झांसी गेट के पास कुल्फी का ठेला लगा रहा था। ऐसे मामलों में क्वैशिंग की इजाजत दी जा सकती है, लेकिन वर्तमान केस में हाई कोर्ट ने मामले के गुणदोष के आधार पर आरोप को झूठ मानकर पूरे केस की क्वैशिंग पिटीशन को अलाउ कर दिया और आरोपियों को बरी कर दिया। यह पूरी तरह से कानून के विरुद्ध किया गया एक ऑर्डर है। कानून के अंतर्गत इसे अनुमति नहीं दी जा सकती है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसीलिए हम हाई कोर्ट के द्वारा स्वीकार की गई इस क्वैशिंग को समाप्त करते हैं और पूरे मामले को दोबारा से सुना जाने के लिए उसी कोर्ट के पास भेज देते हैं ताकि वहां पर वही कोर्ट इसको दोबारा से सुने और उन कानूनों पर ध्यान दे जिन्हें क्वैशिंग के लिए इस कोर्ट ने पारित किया है। लेकिन वस्तुतः जब ये सारा मामला चल रहा था, इस दौरान संबंधित ट्रायल कोर्ट में इस केस के तहत सेशन केस नंबर 1379/2022 के रूप में ट्रायल शुरू हो चुका था और ट्रायल धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ इस समय एविडेंस की स्टेज पर आ चुका था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसलिए यह भी उचित है कि उस ट्रायल को रोका नहीं जाना चाहिए और इस मामले को जितना ट्रायल वाला हिस्सा है वहीं पर ट्रायल कोर्ट के पास भेज दिया जाना चाहिए। आप में से अनेक व्यूअर्स यह जानना चाहते हैं कि उन्होंने हाई कोर्ट में अपील, डिस्चार्ज या क्वैशिंग फाइल कर दी है, लेकिन हाई कोर्ट से कोई स्टे नहीं मिला है, तो आगे क्या होगा? बहुत सारे हमारे व्यूअर्स इस बात को पूछते हैं। वहां यही होगा जो इस केस में हुआ है। दोनों केस साथ साथ चलते रहते हैं, एक ट्रायल कोर्ट में, दूसरा हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। यदि क्वैशिंग की अनुमति मिल जाती है तो ट्रायल कोर्ट का केस खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ जहां क्वैशिंग की अनुमति नहीं मिलती है तो वहां ट्रायल कोर्ट केस यथावत चलता रहता है। यह सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में जैसे क्वैशिंग के केसेस का ही सप्ताह था। अभी हमने 7 अगस्त का केस दिखाया है आपको, अब आपको 8 अगस्त की सुनवाई दिखाते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने 8 ऐसे केसेस सुने और निपटाए जिसमें क्वैशिंग की याचिका लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुना और अलाउ किया। जस्टिस BR गवई जो 7 अगस्त वाले केस में भी थे, वो 8 अगस्त वाले इन 7-8 केसेस में भी थे। यानी कि इससे यह सुनिश्चित होता है कि क्वैशिंग की पॉलिसी वही बनी रहने वाली है। हम आपको इन केसेस के नाम दिखा रहे हैं, उनके नंबर दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर बाहर तो लिखा है कि ये केसेस जस्टिस JV पारदीवाला और जस्टिस SVN भट्टी साहब की बेंच ने पास किए हैं, जबकि जब अंदर आप जजमेंट को पढ़ते हैं तो वहां पर आपको जस्टिस BR गवई और जस्टिस JV पारदीवाला इन दोनों का नाम लिखा मिलता है, इनके दस्तखत मिलते हैं। अब आप इन केसेस को देखिए, ये सारे केसेस उत्तर प्रदेश से आए हुए केसेस हैं। ये केसेस हैं हाजी इकबाल एलियस बाला, ये इसकी पहली जो केस है इसका अपील नंबर है 2343। सालिब शालू एलियस सलीम, ये जो है अगला केस है, अपील नंबर है 2344। हाजी इकबाल एलियस बाला, इसका दूसरा केस है और अपील नंबर है 2345। मोहम्मद वाजिद, अपील नंबर 2340 है। महमूद अली, इसका अपील नंबर 2341 है। अगला केस है इकबाल बाला का तीसरा केस है, इसका अपील नंबर 2342 है। उससे दूसरा केस है महमूद अली की दूसरी अपील है, यह अपील नंबर 2338 है। क्योंकि ये सब केसेस एक दूसरे से अलग अलग अपील के हैं और अलग अलग जजमेंट्स इनमें आए हैं, तो आपको ये सारे खुद ब खुद पढ़कर देखने चाहिए। खुद का पढ़ना श्रेयस्कर होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस वाले केस में क्या देखकर क्वैशिंग को मंजूर किया है। लेकिन इसके बावजूद यदि आप लोग कहेंगे तो हमें इन केसेस में दिए गए सिद्धांत को पढ़कर आपको बता देना चाहिए, तो हम भी इस पर वीडियो बना सकते हैं। यह आपके द्वारा दी गई राय पर निर्भर करता है। जिन एडवोकेट्स को अपने केसेस में मुश्किलें आ रही हों, क्रॉस न बन पा रहा हो, पता नहीं हो कि क्या एप्लीकेशन लगाई जाए, किस स्टेज पर क्या क्या किया जाए,
ताकि विजयश्री आपको ही चुने, तो हमसे परामर्श कर सकते हैं। इस चैनल की हर एक वीडियो में सब कानूनी मुश्किलों से बचने के रास्ते सुझाए गए हैं, एडवोकेसी के बेहतरीन गुर बताए गए हैं, वकालत के दांव पेच सिखाए गए हैं। यह जानकारी हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर आपकी सरल भाषा में दी गई है। आप उसे पढ़ें और जानकारी प्राप्त करें। हमसे जानने, मिलने, पूछने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें ताकि वहां से आगे की राह खुल सके। हम आपसे अगली वीडियोस में भी ऐसे ही मिलते रहेंगे। तब तक प्रणाम।